दोस्तों नमस्कार। हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और प्राइम नंबर में हम लोगों ने कल देखा था, थोड़ी सी चर्चा की थी को प्राइम नंबर के बारे में। क्या चर्चा की थी? हमने चर्चा की थी कि को प्राइम नंबर हमने कहा था कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर वो होता है जिसका, यदि दो संख्या है जिसका एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक अगर एक है तो हम कहेंगे कि संख्याएं को प्राइम होंगी। ठीक है, तो कल हमने इसका एग्जांपल भी दिया था, आज एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं क्या है। जैसे मान लो एक संख्या है 5 और एक संख्या है 11 और कहा जाए कि दोनों का महत्तम कितना होगा, तो दोनों का महत्तम 1 होगा। तो दोनों का महत्तम अगर 1 है तो 5 और 11 क्या है? 5 और 11 को प्राइम है। ठीक है, अब आइए देखें कुछ बेसिक जो आपको फ्यूचर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है कि यदि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ली जाएं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर ली जाए तो दोनों क्या होंगे? दोनों को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम। कैसे? 4 और 5 ये दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब लगातार, एक के बाद एक दूसरा। तो 4 और 5 का महत्तम कितना होगा? 1 होगा। तो 4 और 5 क्या होंगे? ये को प्राइम होंगे। इसी तरीके से 16 और 17 ये भी क्रमागत है तो ये भी को प्राइम होगा। इसी तरीके से 100 और 101 इसका भी महत्तम 1 आएगा। जब भी कोई दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं आपको मिलेंगी तो हमेशा उनका महत्तम 1 आएगा। तो जैसे ही महत्तम 1 आएगा वैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? ये को प्राइम है। ठीक। दूसरी बात क्या है? यदि दो क्रमागत विषम संख्या है, तो ये भी क्या होगा? ये भी को प्राइम होगा। कैसे? 3 और 5 ये दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 3 5 का महत्तम क्या है? 1 है तो ये भी को प्राइम है। 5 और 7 इनका भी महत्तम 1 होगा। ये भी दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, एक क्रम के बाद दूसरी आ रही हैं। 11 और 13 ये भी क्रमागत विषम संख्या है तो 11 13 का भी महत्तम 1 होगा। तो हम कहेंगे कि ये भी को प्राइम है। ठीक है, तो को प्राइम में हमने दो चीज देखा कि यदि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या मिल गई या दो क्रमागत विषम संख्या मिल गई, दोनों केस में महत्तम 1 होगा और जैसे ही महत्तम 1 होगा तो हम कहेंगे कि संख्याएं को प्राइम है। ठीक। अब आइए एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम हैं तो हम सब पे ध्यान दिलवाएंगे। इसे कहा जाता है एमेरपो नंबर्स। EMIRP एमेर और नंबर्स। हिंदी में इसको कहते हैं एमेरपो संख्याएं। देखो ये होता क्या है, इसी के साथ एक और देख लीजिए, उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोमिक संख्या दोनों जानना जरूरी है। दोनों का एक
विशेष महत्व है। देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या है ए बी और ये संख्या है प्राइम नंबर, कैसी संख्या है? प्राइम नंबर। हम संख्या के अंकों को बदल दें और इसको हम कर दें बी ए, तो अंकों को हमने जैसे ही पलटा तो हमें जो संख्या मिली, अगर यह भी प्राइम नंबर है तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है ये एमिरप नंबर्स है। तो 1 से 100 तक के बीच में जो हमें प्राइम नंबर मिलता है, और प्राइम नंबर में भी जो एमिरप नंबर्स होते हैं वे कितने होते हैं, तो उसकी संख्या लिख लीजिए 13, 17, 37 और 79। 13 एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, 37 एक प्राइम नंबर है, 79 एक प्राइम नंबर है। 13 के हमने अंकों को पलट दिया तो 31 भी एक प्राइम नंबर है। 17 के अंकों को पलट दिया तो 71, यह भी एक प्राइम नंबर है। 37 के अंकों को पलट दिया तो 73, यह भी एक प्राइम नंबर है। और 79 के अंकों को पलट दिया तो 97, यह भी एक प्राइम नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर थे, और प्राइम नंबर के अंकों को हम जैसे ही बदले तो हमें क्या मिला, हमें जो नई संख्या मिली अंकों के पलटने से, वो संख्याएं भी प्राइम नंबर हैं। ठीक, तो हम इन संख्याओं को क्या कहेंगे, हम इन संख्याओं को कहेंगे एमिरप नंबर्स। इसको याद कर लीजिए। इसी तरह आपको और भी 3 अंक की या हो सकता है 4 अंक की उससे बड़ी संख्या मिले जिसके अंकों को बदलने पे भी वो प्राइम नंबर ही आता हो, तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता दिया कि इस तरीके से होता है। लेकिन इसमें भी ये कह रहा है भैया कि अगर पैलिंड्रोमिक नंबर है तो वो एमिरप नंबर नहीं होगा। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैलिंड्रोमिक नंबर होता क्या है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा गया है कि हम चाहे उसको लेफ्ट से पढ़ें या उसको राइट से पढ़ें, अगर संख्या वही मिल रही है तो हम कहेंगे कि ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। जैसे 11, इधर से पढ़ेंगे तो 1 1 और इस साइड से पढ़ेंगे तब भी 1 1, 121। देखो 1 2 1, फिर इधर से पढ़ेंगे तो 1 2 1, 343, इधर से पढ़ेंगे तो 343, इधर से पढ़ेंगे तो 343। ये नंबर्स पैलिंड्रोमिक नंबर कहलाते हैं। तो कह रहा है कि जो पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं वो एमिरप नंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एमिरप की कंडीशन आप फिर से समझिए। वो कह रहा है कि ए बी प्राइम है, और ए बी को पलट के हमने बी ए कर दिया तो ये भी प्राइम है। जैसे 17 प्राइम था, हमने पलट के इसको 71 कर दिया तो ये भी प्राइम है। क्लियर? लेकिन जरा एक इसमें से नंबर उठा लो, 343, अंकों को पलट दो तो ये फिर 343 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स के अंकों को पलटेंगे जब, तो हमको फिर वही संख्या मिल जाएगी जो हमारी पहले से थी। तो इसको हम एमिरप नंबर्स नहीं कहेंगे। जबकि एमिरप में क्या हो रहा है, एमिरप में क्या हो रहा है, नंबर ही बदल जा रहा है। यहां 17 था तो यहां पे 71 हो गया, यहां पे 37 था तो ये 73 हो गया। बात समझ आ रही है? यहां पे नंबर नहीं बदल रहा है,
यहां पे तो अंक पलटने पे फिर जो हमको मिल रहा है वो वही संख्या है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, एक बात आइए आप इसी में और देख लेते हैं। एक होता है परफेक्ट नंबर। अब तक हमने प्राइम नंबर देखा, हमने और क्या देखा, कंपोजिट नंबर देखा, हमने अमेरिकन नंबर से देखा, हमने जो पैलिंड्रोमिक नंबर देखा। आइए देखते हैं, एक होता है परफेक्ट नंबर। देखो ये क्या होता है, सुनो। अगर हमारे पास एक संख्या है 4 और मैं आपसे पूछूं कि 4 4 के अतिरिक्त, 4 के अलावा किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है, तो आप कहेंगे कि ये 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और तो किसी से होगा नहीं। एक संख्या है 9, ये किससे किससे होगा, तो 1 से होगा, 3 से होगा। एक संख्या है 12, ये किससे विभाजित होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा और 6 से होगा। 12 से भी होगा, लेकिन हमें 12 नहीं लेना है। जिस संख्या पे हम टेस्टिंग करेंगे उस संख्या को नहीं लेंगे। जैसे हमने कहा कि 18 को चेक करो, ये किन किन संख्याओं से कट रहा है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 9 से कटेगा। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिए, तो 4 को कौन कौन काट रहा है, 1 और 2, दोनों को जोड़ने पे क्या आया, 3। 3 4 से छोटा है। 9 को कौन कौन काट रहा है, 1 और 3, जोड़ने पे कितना आया, 4, ये 9 से छोटा है। 12 को कौन कौन काट रहा है, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, ये इससे बड़ा है। ठीक है, 18 को कौन कौन काट रहा है, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 6 12, 12 9 21, ये 18 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब हम किसी संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं उस संख्या के अतिरिक्त, तो फैक्टर का योग या तो उस संख्या से बड़ा मिल रहा है या तो छोटा मिल रहा है। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है कि संख्या के फैक्टर्स का योग संख्या के बराबर हो? देखो, अगर हम 6 पे चेक करें तो 6 को कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है और 3 काट रहा है। इनका योग क्या हो गया, 3 2 5 1 6, ये बराबर हो गए। इसी 6 को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। हिंदी में शायद उसको परिपूर्ण संख्या बोलते हैं, जो भी हो, अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है। 6 के बाद किसका नंबर आता है, तो 6 के बाद नंबर आता है 28 का। 6 के बाद किसका नंबर आएगा, 28 का नंबर आएगा। 28 को भी चेक कर लीजिए एक बार। 28 को कौन कौन काटेगा, 1 2 4
7 और 14, जोड़ो इसको। 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6, और 6 के बाद दूसरा परफेक्ट नंबर कौन सा है? 28 है। तो पहला परफेक्ट नंबर 6 है, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है, तीसरा परफेक्ट नंबर संभवतः 496 है। इतना लंबा गैप होता है। अरे वाह समय। तो फिलहाल आप यही जानिए कि पहला परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है, और 1 से लेकर 100 तक की गिनती के अंदर दो ही परफेक्ट नंबर हैं, 6 और 28। उसके बाद सीधा नंबर किसका आएगा? 496 का। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ये हाँ 496 ही है। हाँ कंफर्म है। मैं एक्चुअली मुझे 596 कंफ्यूजन हो रहा था। तो आइए मैं आपको 4-5 परफेक्ट नंबर लिखवा दूं ताकि आपको याद रहे और आप समझ पाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितनी कम संख्या हमारे पास है। देखो इधर, पहला परफेक्ट नंबर 6, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 28, तीसरा 496, चौथा 8128, और पांचवा नंबर है 3,35,50,336। अब समझ लीजिए कि बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो ये है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? संख्या के फैक्टर्स का सम संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, संख्या के गुणनखंडों का योगफल संख्या के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। और प्राइम नंबर की आज ये लास्ट क्लास है, कल से हम लोग कुछ और देखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, बिल्कुल नया नया, जो आमतौर पर लोग नहीं पढ़ते हम लोग वही पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 255 है। अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। ऑप्शन में है 17, 23, 29 और 31। ठीक है,
देखो, अगर 4 अभाज्य संख्याएं हैं और चारों आरोही क्रम में हैं, तो हमने मान लिया कि वो संख्याएं क्या हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब पहली 3 संख्या का गुणनफल 255 है। तो ध्यान से देखो, अगर इन 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है तो 255 में इकाई का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो इसका मतलब कि वह निश्चित रूप से 5 से गुणा कर हुआ होगा, कहीं कहीं 5 से गुणा हुआ होगा, तभी लास्ट में 5 आ रहा है। इसका मतलब कि इस 3 में से कोई एक संख्या ऐसी जरूर है जो कि 5 है। फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल भी 1955 है। इसका मतलब कि अंतिम 3 संख्याओं में से इसमें से पक्का कोई न कोई ऐसी संख्या होगी जो 5 होगी, तभी यहां पे ये 5 आया है लास्ट में। इसका मतलब ये है कि या तो ये जो B है ये 5 है, या तो जो ये C है ये 5 है, क्योंकि A तो 5 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर A 5 हो जाएगा तो फिर B, C, D में से कोई 5 नहीं होगा। जब इनमें से कोई 5 नहीं होगा तो इनका गुणा करने पे 1955 भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। इसका मतलब यह है कि हमें एक 5 की आवश्यकता पड़ेगी जो उसको 1955 कर दे। इसी तरीके से D 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर D 5 हो जाएगा तो ABC 5 नहीं होगा, क्योंकि हमें ABC का गुणनफल 255 चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब 5 कहां हो सकता है, 5 या तो B होगा या तो C होगा। अब हमने मान लिया कि जो C है या ऐसे करो, हम B को 5 मान लेते हैं, C को 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने C को 5 मान लिया और संख्या आरोही क्रम में है, इसका मतलब कि 5 से छोटी अभाज्य संख्या यहां होगी और 5 से छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, और फिर 3 से छोटी अभाज्य संख्या इधर होगी, मतलब वो 2 होती है। ध्यान से देखो, A हमें 2 मिल गया, B हमें 3 मिल गया, C हमें 5 मिल गया। और जैसे ही पहली 3 अभाज्य संख्याओं को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हमें लास्ट में 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ तो लास्ट में 255 है, 5 है, 0 तो है नहीं। इसका मतलब कि ये हमें कंफर्म हो गया कि भैया C जो है 5 नहीं होगा। तो C जब 5 नहीं होगा तो 5 होगा कौन, ये B वाला होगा। ठीक है। अगर B 5 होगा तो 5 से छोटा भाज्य संख्या क्या है, 3। 2 क्यों नहीं होगा, 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फिर 5 दूनी 10, इसको 0 कर देगा, हमको 0 नहीं लेना है। अब देखो, A B C का गुणा करने पे 255 आ रहा है और A और B का गुणा करने पे 15 आ रहा है। तो अगर ये 15 है तो C के स्थान में कितना होना चाहिए, 17। तब ना 3 गुणे 5 गुणे 17 करेंगे तो 255 आएगा। देखो ध्यान से, 3 पचे 15, 15 दहा में 150 और 15 सते 105, तब ये 255 आ रहा है। अब अगर ये 17 हो गया तो अंतिम में 3 का गुणा करने पे 1955 आना चाहिए। तो 5 गुणे 17 और गुणे D करेंगे तो कितना आएगा, 1955। तो ये हो गया 17 पचे 85, 85 का 1955 से भाग करेंगे तो यहां पे आएगा 23। बात समझ आ रही है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको क्या मिल गई, 23। वही इसका उत्तर है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था ये,
इसको एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा और समझिएगा। एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ क्या इसमें पछड़ा है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। ये व्यवस्थित मैंने गलत लिखा हुआ है, हाँ व्यवस्थित है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। तो अगर पहली 3 संख्या का गुणनफल 255 है तो तीनों संख्या में से निश्चित रूप से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 5 जरूर होगी, क्योंकि बिना 5 से गुणा किए हमें 255 मिल ही नहीं सकता। जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब कि वो कहीं न कहीं 5 से गुणा होके आया है। और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल भी 1955 है, इसका मतलब कि इसमें भी कहीं न कहीं 5 से गुणा हुआ होगा। तो हमें ये पता चल गया कि या तो बी में 5 होगा या तो सी में 5 होगा। अब अगर हम सी में 5 रख दें तो आरोही क्रम में है तो 5 से छोटा बी होगा 3 और बी से छोटा ए होगा 2 और 5 गुणे 2 होगा तो 5 गुणे 10 0 हो जाएगा। 0 नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये 255 है, हमको अंत में 5 मिलना चाहिए। इसका मतलब कि सी बराबर 5 का जो कॉन्सेप्ट हो फेल हो गया। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि सी 5 नहीं है, 5 तो यह बी है। तो अगर बी 5 होगा तो ए की वैल्यू 3 होगी और यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे 17, क्योंकि तीनों का गुणनफल 255 आना चाहिए। और जैसे ही हमको बी 5 और सी 17 मिल गया तो हमें पता है बी सी डी का गुणनफल 1955 आना चाहिए। ठीक, तो हमने यहां से डी की वैल्यू 23 निकाल ली। नहीं, ये क्वेश्चन और देखते हैं। लिखेंगे यक्स 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है और y 90 व 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो आपको x माइनस 3y, यही है नहीं, y माइनस 3x उल्टा लिख दिया हमने। आपको y माइनस 3x की वैल्यू बतानी है। x क्या है? 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो आपको पता है कि 0 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। तो हमने x के स्थान पे 25 रख दिया, तो ये हो गया 3 गुणे 25। फिर क्या करा है? कह रहा है कि y जो है वो 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये नहीं है y। y क्या है? y 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो 90 और 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है और वो है 97। तो y की वैल्यू कितनी है? 97। तो 97
यहाँ रख दो, तो ये हो गया 97 माइनस 25 दिया 75, कितना आया 22। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर को भी बढ़िया तरीके से देखा। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपके मन में जो डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। देखते रहिए। नमस्कार।